गुरु योग परंपरा में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ओके, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हम लोग सोलर के बारे में पढ़ेंगे, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोथर्मल, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, मतलब इसके एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। विंड एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, बायोमास, न्यूक्लियर या फिर फॉरेस्ट के बारे में। ओके, ये एनर्जी का सोर्स है जो एज ए पिक्चर आप लोग देख लो। रिन्यूएबल एनर्जी का मैं दिखा दी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था तो इससे लगा दी। हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा जो है हमारे जीवन का जो है अभिन्न अंग है। हम लोग को पता है कि हम लोग भी जो है बिना ऊर्जा के हमारा शरीर भी काम नहीं करता है। जिस मैम प्रकार इसको बड़ा कर दीजिए। ओके, फंड साइज बड़ा कर दीजिए। नीचे से भी इंक्रीज कर सकती हैं। तो पता है कि एनर्जी जो है वो क्या है, इंट्रीगुलर पार्ट है जो है हमारे लाइफ का, यानी कि हमारे जीवन का जो है अभिन्न अंग है। आज के युग में जो है सब कुछ ऊर्जा पर ही निर्भर है। बिना ऊर्जा का जो कुछ भी संभव नहीं है, नहीं तो एक अंधेरे घर में फिर रहना पड़ेगा रात होने पे। या फिर चाहे घर का काम हो, ठीक है, जैसे कि फ्रिज चलाना हो, टीवी चलाना हो, या फिर चूल्हा हो, उद्योग हो, ये सब में जो है, विद्यालय हो तथा अस्पताल हो, सब में क्या जो है सभी चीज में जो है हम लोग को विद्युत उपकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ एनर्जी की जरूरत ना हो। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक कि किसी देश के अगर आर्थिक विकास की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसकी ऊर्जा की खपत के द्वारा ही हम लोग पता लगाते हैं कि वो कैसा देश है, वो विकासशील देश है, विकसित देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर डेवलप कंट्री है। मतलब जितना अच्छा वो अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, जितने अच्छे से जो है वो अपने एनर्जी दे रहा है अपने देश को, तो उसके अनुसार जो है हम लोग देश का भी देखते हैं कि कौन सा देश डेवलपिंग है और कौन सा डेवलप देश है। ठीक है, कौन सा देश पिछड़ा है, इसका अनुमान हम लोग ऊर्जा से भी लगा सकते हैं। ठीक है, वहां के कैसे पता लगा सकते हैं, तो वहां पे प्रति व्यक्ति ऊर्जा का कितना जो है खपत कर रहा है, उसके अनुसार हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो देश कैसा है। ठीक है, विकसित देश है या नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा स्रोत को जो है अनेक आधारों पे हम लोग वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेस को हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं, 2 पार्ट में। एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, दूसरा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत का मतलब होता है कॉन्वेंशनल, ठीक है, और गैर परंपरागत का मतलब होता है नॉन कॉन्वेंशनल। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या आते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं परंपरागत ऊर्जा में परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा, यानी कि कॉन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखते हैं, और परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में देखते हैं, जिसमें हम लोग कॉन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ओके, और गैर परंपरागत जो है, जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, यानी कि एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा या तो सिर्फ नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत दिखेगा या फिर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत दिखेगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी बांट सकते हो और इस रूप में भी बांट सकते हो। आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत जो है, इसमें ज्यादातर क्या आते हैं, तो जीवाश्म आते हैं। अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर जो पाए जाते हैं, जो भी अर्थ के अंदर में जो पाए जाते हैं, भूमि के भीतर जो पाए जाते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जो है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो कोयला हो जाएंगे, तेल हो जाएंगे, प्राकृतिक गैस हो जाएंगे, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद हम लोग परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में बढ़ते हैं। ये जो है भूमि के ऊपर जीवाश्मीय ईंधनों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे परंपरागत अनवीनीकरणीय में क्या देख रहे थे ना, भूमि के भीतर का बात कर रहे थे। ठीक है, भूमि के भीतर से जो है कोयला, तेल ये सब निकलता है। और यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा में कि भूमि के ऊपर जीवाश्मीय ईंधन के रूप में, जैसे कि यहाँ पे आप ले सकते हो लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्ट, लकड़ी व चारकोल आदि के उदाहरण। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा
गन्ना से भी जो है एनर्जी का उत्पादन होता है। गोबर गैस के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि गोबर गैस के द्वारा भी जो है हम लोग अभी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो लकड़ी हो, गोबर हो, या फिर कृषि वनस्पति अपशिष्ट हो, या फिर लकड़ी का चारकोल हो, इसके द्वारा जो है हम लोग परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत ये आएगा। ओके, इसको हम लोग जो है केवल नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स देख रहे हैं ना, नॉन कॉन्वेंशनल जो रिसोर्सेज देख रहे हैं, इसके अंतर्गत ये दोनों जो है एक ही में ले सकते हो आप। यहाँ पे देखते हैं हम लोग गैर परंपरागत यानी कि नॉन कॉन्वेंशनल। तो नॉन कॉन्वेंशनल में हमारे क्या क्या आ जाता है? सौर ऊर्जा आ जाता है, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन। ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी के अंतर्गत आ जाता है। ओके, सबको क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। अभी मैंने बताई थी कि इसको और भी 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे बांट के दिखाया गया है। एक नवीनीकरणीय है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत को यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग 2 पार्ट्स में बांटे, एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत के रूप में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? सोलर एनर्जी आ जाएगा, वाटर एनर्जी आ जाएगा, विंड एनर्जी, उसके बाद जो है जियोथर्मल एनर्जी और बायोगैस। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आएगा। अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में हम लोग देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत, सोर्सेस के अंतर्गत इसमें कोयला आ जाता है, कोल, उसके बाद नेचुरल गैसेस आ जाते हैं, मिनरल ऑयल आ जाते हैं, खनिजीय तेल जिसको बोलते हैं, उसके जैविक ईंधन यानी कि बायोफ्यूल आ जाते हैं। ओके, ये सब जो है अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सभी लोग थंब करेंगे, क्लियर है ना? आगे और भी इसको तोड़ तोड़ के भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले लीजिए इसका। अब लोग देखते हैं कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है, ये जो है किससे किससे प्राप्त होता है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो इसका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ये। अभी हम लोग ऊपर देखे थे इसके बारे में, देखिए यहाँ पिक्चर में भी आप लोग देख लीजिए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा? ऑयल आ जाएगा, कोल आ जाएगा, नेचुरल गैसेस आ जाएंगे और न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि इसका अर्थ यह भी है कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार जो है ऊर्जा प्राप्त करने के बाद दोबारा जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। या फिर जो समाप्त होने वाली ऊर्जा है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस बोला जाता है, जो कि समाप्त हो जाएगा भविष्य में, जिसका इस्तेमाल हम केवल एक ही बार कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में आप देख सकते हो क्या क्या अभी मैं पढ़ी थी, ऊपर में पढ़ी थी, वही उसी का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, विंड एनर्जी आ जाएंगे, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, बायोमास एनर्जी आ जाएंगे, सोलर एनर्जी, उसके बाद टाइडल एनर्जी, उसके बाद वेव एनर्जी, और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, ये आएंगे आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के अंतर्गत। हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत के अंतर्गत ऐसे ऊर्जा स्रोत को शामिल किया जाता है जो कि कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है कि कभी ये समाप्त ही नहीं होंगे, इसका नाम ही नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। इसके अलावा जो है ऐसे ऊर्जा जिन्हें समाप्त होने के बाद जो है दोबारा बनाया जा सकता है। अगर आप एक बार यूज कर लिए, जैसे कि आपने सोलर जो प्लेट होता है ना, उससे आपने क्या किया कि सुबह में चार्ज किया, रात को उसको यूज कर लिया, फिर खत्म हो गया, दूसरे दिन आप फिर से क्या कर सकते हो? फिर से उसको प्राप्त कर सकते हो। सन तो हमारा जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप इसके थ्रू समझ सकते हो कि नवीकरणीय जो है ऊर्जा, इसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल में बायोमास ऊर्जा आता है, बायोगैस ऊर्जा है, बायोडीजल, ये आते हैं। उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसी के अंतर्गत हम लोग जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा और ओटीईसी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा आदि जो है किसके एग्जाम्पल है? ये सब जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ओके, सभी लोग एक बार थंब करेंगे। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में, यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो इसके बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं कि
ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि जो है वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, परंपरा से ये चलता आ रहा है, हमारे जमीन में जो पहले से उपलब्ध है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, वो क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा और प्राकृतिक गैस हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि बड़े जो जल विद्युत परियोजना को जो है जिन्हें जल विद्युत परियोजना की क्षमता जो है 25 मेगावाट है, जो जल विद्युत परियोजना का जो है क्षमता कितना 25 मेगावाट से अधिक है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जल विद्युत परियोजना जो है वो हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए कि जो जल विद्युत परियोजना का क्षमता 25 मेगावाट से अधिक होगा ना, वो किसके अंतर्गत आएगा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग गैर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को देखते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जिसको हम लोग नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल को क्या बोलते हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जल विद्युत है, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ओटीईसी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और बायो गैस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। बायोडीजल जो है ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा को जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा को भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। ये ध्यान में रखना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत किसको रखा जाता है, ठीक है, तो बायोडीजल ऊर्जा को इसको रखा जाता है। साथ में परमाणु खनिज से जो है, परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा को जो है इसके अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग इसको और भी एक रूप में तोड़ सकते हैं कि एक होता है पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेस, यानी कि प्रदूषणकारी ऊर्जा प्रदूषण, और एक स्रोत, और दूसरा है अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत, यानी कि नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेस, यानी कि जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रदूषणकारी हो जाएगा। जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जिसमें हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इसके अंतर्गत और भी जो आते हैं उसको जो पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रदूषणकारी ऊर्जा के स्रोत। और अप्रदूषणकारी ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, तो नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेस में जितना भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, जितना भी नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे ज्वारीय एनर्जी हो, या फिर चाहे भूतापीय हो, जो भी इसके अंतर्गत आएंगे वो सब जो है वो अप्रदूषणकारी ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ओके, सभी लोग एक बार थम कर देंगे। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन इस बार भी नेट में बहुत सारा आया था और इससे फिर से आएगा, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है और हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। और अभी बजट भी पेश किया गया था, जिसको लेके जो है अभी एनर्जी को लेकर भी बात की गई थी, तो उससे रिलेटेड भी सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंडिया जो है, व्हाट इज इंडिया कमिट किया था चेंज करने के लिए, सॉरी क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट, क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या कमिटमेंट किया था इंडिया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, कॉप जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, ये एक बैठक होती है जो कि इस बार 26वां हुई थी। ठीक है, इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 5 जो है नेक्टर एलिमेंट्स, यानी कि जो है पंच अमृत जो है लेकर आया था, पंचामृत जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि वो अपना 5 बात रखा था। और उस 5 बात को जो है आगे वो एनर्जी रिसोर्सेस को लेकर ही रखा गया था कि कैसे जो है हम लोग आगे अपने देश को बढ़ाने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज का यूज हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, अपने देश को मतलब एक रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको लेकर यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द COP26 Glasgow summit presented 5 nectar elements Panchmitra to deal with क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे बात किया गया था COP26 में, कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वहीं पे जो है पीएम मोदी के द्वारा क्या बात की गई थी उसके बारे में भी पढ़ते हैं। 5 बातें क्या क्या रखी गई थी, तो यहाँ पे बात किया गया था कि भारत जो है 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म समाप्ति बिजली क्षमता जो है 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।
यानी कि जो हम लोग जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ रहे थे ना अभी, नॉन फॉसिल्स के बारे में बात किया जा रहा था, उसको कम करने का यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके कैपेसिटी को कितना तक पहुंचाने का बात किया जा रहा है, तो 500 गीगावाट कब तक, तो 2030 तक। ठीक है, यानी कि गैर जीवाश्म स्थापित जो है बिजली क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचाने का यहाँ पे बात किया गया है 2030 तक। ये लक्ष्य रखा गया भारत के द्वारा, ये मोदी के द्वारा जो है ये कमिट किया गया था। इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। उसके बाद दूसरा बात किया गया था कि भारत जो है 2030 तक अपनी 50% बिजली आवश्यकताओं को जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। यानी कि रिन्यूएबल सोर्स से जो है वो कितना 50% जो है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। यानी कि 2030 तक जो है बोल रहा है कि 50% तक जो है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जो हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है, ऐसा कमिट जो है वो मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। थर्ड कमिटमेंट ये किया गया था कि भारत जो है अब से 2030 तक कुल जो है अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में जो है 1 अरब टन की कमी करेगा। कितने कमी करने का बात किया गया है, 1 अरब टन। ठीक है, यानी कि 1 बिलियन टन जो है उसको कार्बन का जो है उत्सर्जन को कम करने का बात किया गया। कब तक, तो 2030 तक। ठीक है, कार्बन एमिशन को कम करने का बात किया गया है 2030 तक, 1 बिलियन टन, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 4 नंबर में क्या बोला गया है कि इसमें जो है 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की जो है कार्बन तीव्रता में 45% जो है कम कर देगा। ठीक है, इसमें क्या बात किया गया है कि रिड्यूस करने का बात किया गया है कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमिक बाय लेस देन 45% 2030। ठीक है, यानी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था में क्या करेगा, कार्बन की तीव्रता को 45% जो है कम कर देगा, ऐसा बोला है। ठीक है, उसके बाद 2070 तक जो है भारत नेट जीरो हासिल कर लेगा। यानी कि बाय द ईयर 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है, 2070 तक। ठीक है, पूरी तरीके से कार्बन से मुक्त रखने की बात जो है इंडिया कब तक किया है, तो 2070 तक। ठीक है, 2070 तक। अब यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए इसमें कि क्या क्या कमिटमेंट किया गया था, वही चीज यहाँ भी लिखा गया है कि इंडिया विल ब्रिंग इट्स नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी ऑफ टू 500 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, दूसरा इसका था कि इंडिया विल फुलफिल 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ठीक है, 2030 में देखिए क्या क्या बात किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडिया विल कट डाउन इट्स नॉट प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन by 1 million ton from now until 2030. Next है कि India will bring down the carbon intensity of its economic by more than 45% by 2030. India will achieve the target of net zero by 2070. Okay? तो ये नेट 70 वाला याद रखिएगा कि कार्बन को पूरी तरीके से भारत से मुक्त करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है, 2070 तक। ठीक है, ये कब किया गया था कमिटमेंट, तो ग्लासगो में 26वां जो हुआ था उसी समय किया गया था। ठीक है, COP 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में किया गया था, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया जा रहा था, उसी में ये कमिट किया गया था। तो ये सभी लोग याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा नया देखते हैं कि नया में क्या भी बजट में बात किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी तरीके से नया है और हम लोग का क्वेश्चन इससे मतलब आएगा ही आएगा। ये देखिए यूनियन बजट जो है 2023 में अभी कुछ ही दिन पहले ही लॉन्च किया गया, आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में भी देखा होगा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है बजट 2023 के बारे में बात किया जा रहा है कि ग्रीन ग्रोथ पर सरकार का जो है फोकस और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है 20,700 करोड़ का निवेश करने का बात किया जा रहा है। ठीक है, बजट 2023 में क्या बात किया गया है कि ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ पर सरकार जो है फोकस करेगा। उसके साथ साथ जो है जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके क्षेत्र में जो है कितना खर्च करने का बात किया जा रहा है, कितना निवेश करने का, तो 20,700। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वित्त मंत्री अभी कौन है, सबको पता होगा कि निर्मला सीतारमन जो है अभी वित्त मंत्री है। ठीक है, तो वित्त मंत्री क्या बोली है
वो बोली है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो है हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यानी कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किसकी बात की गई है? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो है हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत करने की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके लिए जो है ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कितना निवेश करने का बात किया गया है? तो 35,000 करोड़ रुपए निवेश करने का बात किया गया है। ओके, सबसे पहले तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करने के लिए साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है पूरा जो है 20,700 करोड़ का निवेश का बात किया गया है। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात करते ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें हरित ऋण कार्यक्रम को जो है शुरुआत की जाएगी, हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, और उसके लिए जो है 35,000 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा। ओके, सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक बार थम कीजिए सभी लोग, क्लियर है ना? अब हम लोग देखते हैं यूनियन बजट 2023, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। अभी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन है, और जिस तरह से अभी ये प्रावधान किया गया है हरित विकास के लिए, ठीक है, ग्रीन एनर्जी को लेकर जो है मतलब ऐसा निर्मला सीतारमन बोल रही थी, जब उनका स्पीच सुनिएगा तो वो बोल रही थी कि भारत जो है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वो बात कहते हुए जो है पेश की थी। तो इसमें लोग देखते हैं कि पर्यावरण के जो है अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर ये जोर दी है। क्या बोलिए कि पर्यावरण के अनुकूल जो है हम लोग जीवन शैली को अपनाने पर जो है ये जोर दी है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि बजट में जो है हरित वृद्धि पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या चीज पे ध्यान देने की बात की है? हरित वृद्धि पर, ठीक है, जिसमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल को घटाने का बात किया जा रहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट वो पॉल्यूट होता है ना, तो इसी वजह से जीवाश्म ईंधन को घटाने का बात किया जा रहा है। और 19,700 करोड़ रुपया जो है इसके लिए जो है कार्यक्रम चलाया जाएगा, इतना करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ताकि जो हम लोग इसको कम कर सके और उसके जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी को ला सके। ओके, 19,700 करोड़ के कोष से जो है कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार का प्रयास यह है कि लाइफ मिशन के तहत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी कि आप लोग डीजल का, पेट्रोल का कम यूज कीजिए, उसके जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी का कैसे हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ओके, हरित वृद्धि का बात किया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को घटाने के लिए यहाँ पे कितने रुपए की बात की गई है? तो 19,700 करोड़ रुपए कोष पर जो है कार्यक्रम पर चलाया जाएगा। अब हरित कार्यक्रम जो है, हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो है हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे। किसके बारे में बात किया जा रहा है? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बोला जा रहा है कि हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। हरित ऋण कार्यक्रम में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो अधिसूचित किया जाएगा। आप लोग को याद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब अधिसूचित किया गया था? किसी को याद है तो बताइए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कब आया था? 1986 में आया था। तो बताया जा रहा है कि उसी अधिनियम के तहत जो है ये ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो है हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। और उसके लिए क्या बात किया गया है कि 35 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कितने निवेश का बात किया जा रहा है? 35,000 करोड़ का। उसके साथ में जो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कितना बात किया जा रहा है? तो 20,700 करोड़ रुपए निवेश करने की बात की जा रही है। देखिए दोनों डिफरेंस है। अगर आप बात करोगे हरित ऋण कार्यक्रम के लिए, तो उसके लिए जो है 35,000 करोड़ की रुपए की निवेश करने का बात किया जा रहा है, इन्वेस्ट करने की बात किया जा रहा है। और जब रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो उसमें जो है 20,700 करोड़ रुपए निवेश करने की बात की जा रही है, ठीक है। आप लोग एक एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर जोर। अभी हम लोग को पता है कि पढ़े कि 2030 तक जो है 2070 तक जो है कार्बन को नेट जीरो करना है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए तो सरकार तो कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम चलाएगी ना। तो उसके लिए क्या बात किया जा रहा है कि हमारा लक्ष्य जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, इसके लिए जो है हमें रोड मैप तैयार करना है। हरित हाइड्रोजन मिशन की जो है शुरुआत की बात की गई है कि हरित हाइड्रोजन मिशन का शुरुआत जो है इसी को ध्यान में रखकर की गई है। यानी कि हरित हाइड्रोजन मिशन का भी शुरुआत इसमें किया गया है। ओके, और क्या बोला गया है? 2070 तक जो है कार्बन उत्सर्जन को हम लोग शून्य तक ले आएंगे। किसके तहत बात किया जा रहा है? अगर हम लोग हरित हाइड्रोजन मिशन को अपनाएंगे तो जो 2070 तक जो है हम लोग जो पढ़े थे
जीरो नेट के बारे में पढ़े थे कि 2070 तक जो है हम लोग कार्बन जीरो नेट को प्राप्त कर लेंगे। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पे कार्यक्रम कौन सा चलाया जा रहा है, तो हरित हाइड्रोजन मिशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन का जो है लक्ष्य निर्धारित कैसे किया गया है। तो इसके लिए जो है बजट में सरकार क्या बोल रही है कि 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य की घोषणा की गई है। यानी कि 2030 तक अगर बात करेंगे ना, तो कितना हम लोग को हरित जो है हाइड्रोजन उत्पादन करना है, तो 50 लाख टन। ठीक है, कितना करना है, 50 लाख टन जो है हम लोग को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। उसके बाद कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है सरकार की ये एक बड़ी पहल है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, नेट जीरो कार्बन करने के लिए जो है एक क्या है, ये बड़ा पहल है, जिसमें 2030 तक क्या बोला गया है कि 50% हम लोग हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कर लेंगे। उसके साथ क्या बात बोला गया है कि एनर्जी जो है ट्रांसमिशन के लिए और शून्य उत्सर्जन उद्देश्य के लिए 35,000 करोड़ रुपए की प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिशन और शून्य उत्सर्जन उद्देश्य के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए की प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश की बात की गई है। और सरकार क्या इसमें चाहती है, वो चाहती है कि 2030 तक जो है हरित हाइड्रोजन की मांग को बढ़ाया जाए, साथ ही उसके उत्पादन और इस्तेमाल को भी बढ़ाया जाए, ताकि 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटा सके। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक को ग्रोथ करने का भी बात कर रहे हैं। 2030 तक जो है अगर हरित हाइड्रोजन की मांग को बढ़ाएंगे और जो है उसको 8 लाख करोड़ रुपए तक जो है अधिक निवेश यहाँ पे जुटाने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके उत्पादन यहाँ पे देखिए लिखा, उसके उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाना है। ठीक है, यानी कि इतना लगेगा खर्च। सभी को क्लियर है ना, इतना दूर हम करेंगे सभी लोग एक बार। ओके, नैन्सी जी, मीना जी, जानकी जी, परमीला जी, सोम जी, सावनी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। अब है बैटरी ऊर्जा भंडार को बढ़ावा देने का बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है क्या चीज का यहाँ बात किया जा रहा है, क्लीन एनर्जी। ठीक है, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार जो है बैटरी ऊर्जा भंडार पर जो है फोकस करेगी। किस पे फोकस करेगी, बैटरी ऊर्जा भंडार पर फोकस करेगी। इसके लिए जो है 4,000 मेगावाट क्षमता तक जो है बैटरी ऊर्जा भंडार जो है संभव होगा। इसमें क्या बात किया जा रहा है कि क्लीन एनर्जी को अगर बढ़ावा देना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सरकार जो है बैटरी ऊर्जा भंडार पर फोकस करेगी। और इसके लिए जो है कितने निवेश का बात किया जा रहा है, तो 4,000 मेगावाट क्षमता तक बैटरी ऊर्जा भंडार संभव होगा। और इसके लिए जो है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को जो है शीर्ष तक पहुंचाने के लिए जो है 5 MMT तक पहुंचना है। मैं ऐसे 5 MMT का फुल फॉर्म तो नहीं देखी हूँ। ठीक है, बस याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को जो है शीर्ष पर पहुंचाने के लिए 5 MMT तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये 2023 का बजट था, जो कि एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर बातें की गई थी, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज इसलिए आप लोग याद रखिएगा, इसको जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। देखिए क्वेश्चन तो एमएमटी का फुल फॉर्म है मिलियन मैट्रिक टन। अच्छा, मिलियन मैट्रिक टन। टन हाँ, होगा हाँ, वो, टन नहीं। मिलियन मैट्रिक टन, TONNE। ओके ओके, मिलियन मैट्रिक टन होगा। ओके, याद रखिएगा सभी लोग। सभी को समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? तो एक समझ बार में फिर आ से, रहा है मैम, लेकिन समझ में आ रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा हो जा रहा है ना कि कौन से इसमें क्या कितने करोड़ का निवेश ये सब बहुत हाँ कंफ्यूजिंग हो रहा है। वो 2-4 बार देखेंगे ना तो वो हो जाएगा। मैं अभी एग्जाम जब आएगा ना, तो उसके उस समय भी मैं क्या करूंगी ना, एक करंट का सेशन लेके आऊंगी, ताकि मैं पूरा उसमें करंट करवा दूंगी। ठीक है, आप लोग फिलहाल अभी जितना पढ़ा रही हूँ, बस कोशिश कीजिए कि उसको मतलब रोज आप एक बार, या तो फिर कभी भी समय मिले ना, सप्ताह में एक बार उसको देख लीजिएगा। क्योंकि मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ ना, वो सब इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ, ज्यादा मैं घुस नहीं रही हूँ चैप्टर में। ज्यादा घुसूंगी तो फिर बहुत एक महीना तक क्लास चला जाएगा, और उतना जरूरत है भी नहीं।
इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रही हूँ, ताकि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड मैं करा रही हूँ। ये नेट जीरो वाला से ना बहुत क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सबको क्लियर है ना? सर आ गया है क्या? आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ मैं। एक बार फिर से बता देती हूँ ये वाला नेट जीरो वाला, जो 5 जो पंच मंत्रा रखा गया था मोदी के द्वारा, वो बता देती हूँ फिर से। पहला लक्ष्य क्या था कि भारत जो है 2030 तक जो है अपनी गैर जीवाश्म समाप्ति बिजली क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा। ओके, यानी कि इंडिया विल रिच इट्स नॉन फॉसिल्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है, इंडिया विल मीट 50% इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। यानी कि भारत जो है वो 2030 तक अपनी जो है 50% जो है बिजली आवश्यकताओं को नवीनीकरणीय ऊर्जा से जो है पूरा करेगा। 50% किसका बात किया जा रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी से जो है अपनी एनर्जी को वो पूरा करेगा भारत। यानी कि 50% जो है हम लोग किस पर निर्भर हो जाएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी पे निर्भर हो जाएंगे। तीसरा गोल उनका था कि इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्ट कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ onwards टिल 2030। यानी कि भारत जो है अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की जो है कमी करेगा। कार्बन उत्सर्जन में कितने कमी करने का बात किया गया? 1 अरब टन कम उत्सर्जन करने का बात किया जा रहा है। ओके, उसको कम करने का बात किया जा रहा है 2030 तक। उसके बाद बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमिक बाय लेस देन 45% 2030। यानी कि भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को जो है 45% तक कम कर देगा। ओके, पांचवा गोल था कि भारत जो है 2070 तक, यानी कि बाय द ईयर 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन। यानी कि 2070 तक भारत नेट जीरो का जो है लक्ष्य हासिल कर लेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से बजट वाला भी करा दूं क्या? देख लीजिए, एक बार फिर से बजट वाला भी करा देती हूँ। ग्रीन ग्रोथ का यहाँ पे बात किया जा रहा है। ग्रीन ग्रोथ पर सरकार जो है फोकस करने का बात किया गया है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कितना निवेश करने की बात की जा रही है? तो 20,700। ठीक है, 20,700 करोड़ का निवेश करने का बात किया जा रहा है। अभी निवेश किया नहीं गया है, किया जाएगा। इसमें जो है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो है हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कितना खर्च किया जाएगा? अगर हरित ऋण कार्यक्रम में बात किया जाए कि कितना खर्च करने की बात की गई है, तो 35,000 करोड़ याद रखिएगा। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 35,000 करोड़ रुपए जो है निवेश किए जाएंगे। ओके, वित्त मंत्री का नाम याद रखिएगा, निर्मला सीतारमन। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन दे देता है। मैम ये पीडीएफ शेयर करेंगे क्या? तो कल थोड़ा सा पढ़ लेंगे दिन में, तो फिर अगर कुछ नहीं ओके, समझ हाँ, में आज पूछे। कल में ना मैं पीडीएफ शेयर करने का कोशिश कर रही हूँ। मेरे में इतना सारा पिक्चर हो जा रहा है ना, मेरा पीडीएफ ही नहीं बन पा रहा है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। मैं पहले वाला भी सस्टेनेबल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का भी नहीं दे पाई हूँ। मैं कल देखती हूँ ना, सब दे दूंगी। ठीक है, जितना पढ़ाई हो ना सब दे दूंगी। हाँ मैम, कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसका ना पीडीएफ से ही ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे वीडियो के बजाय, हाँ, कि वो बस धीरे याद धीरे थोड़ा पढ़ सा पढ़ कर के लें। अपना एक एक पॉइंट को ये करके नोट डाउन करके होगा। हाँ, फोटो कॉपी भी निकाल सकते हो, और ये तो फिर नोट डाउन भी कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है अपना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात किया जाए कि हरित वृद्धि को ध्यान में रखकर जो है जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल को घटाने के लिए 19,700 करोड़ रुपए के कोष से जो है कार्यक्रम चलाया जाएगा। उसके बाद है हरित ऋण कार्यक्रम, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का बात किया गया है। ठीक है, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कितना बात किया गया है? तो 20,700 करोड़ रुपए का बात किया गया है। उसके बाद हरित हाइड्रोजन मिशन के का बात किया जाएगा, तो
हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने लक्ष्य को यानी कि जीरो कार्बन जो हमारा जीरो कार्बन नेट कार्बन जीरो का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए किसकी बात की गई है, तो हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन मिशन की बात की गई है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। जो हमारा पंच अमृता था ना, उसका जो 5वां जो गोल था उसको पूरा करने के लिए किसकी बात की गई है, तो हरित हाइड्रोजन मिशन का बात किया गया है। उसके बाद बजट 2030 में जो है 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य की घोषणा की गई है कि 50 लाख टन जो है हम लोग क्या करेंगे, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके। साथ ही एनर्जी जो ट्रांसमिशन है उसके लिए जो है शून्य उत्सर्जन उद्देश्य के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए की प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश करने का भी प्रावधान किया गया है। और 2030 तक जो है हरित हाइड्रोजन की मांग को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बढ़ाने के साथ साथ इसके उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जो है 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाना है। और बैटरी भंडार के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार बैटरी ऊर्जा भंडारण पर जो है फोकस करेगी। इसके लिए जो है 4000 मेगावाट क्षमता तक बैटरी ऊर्जा भंडारण संभव होगी। वित्त मंत्री ने जो है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए जो है 5 MMT तक पहुंचाने की बात किया गया है। क्या बताया था इसका, मिलियन मीट्रिक टन? मिलियन मैट्रिक टन। यस मैम। ओके ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।